सीटेट डे 27 में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और हमने स्टार्ट किया हुआ है सीटेट की एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए आज की क्लास अपने पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 के हिसाब से ये जो फीमेल है यानी कि जो पुत्री है उसको भी जमीन में समान रूप से अधिकार प्रदान किया गया है, ऐसा हिंदू अधिनियम धारा 2005 कहती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, देखेंगे नगर प्रशासन की। तो ये जो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को हम क्या कहते हैं, नगर निगम के नाम से जानते हैं। और जो छोटे कस्बे हैं इसमें इसको हम नगर पालिका कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर एक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि जितनी सिटीज हैं, जितनी शहर हैं, उसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है और हर एक वार्ड से एक पार्षद खड़ा होता है, किसके लिए, नगर निगम के चुनाव के लिए। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जिसमें हम बात करेंगे आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की जो सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि जो पार्षद है वो निर्वाचित होता है। यानी कि यहाँ पे जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी हैं इनका अपॉइंटमेंट सरकार करती है, जबकि ये जो पार्षद है, निगम पार्षद, नगर पालिका पार्षद, इनका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, नगर निगम को संपत्ति कर यानी कि वेल्थ पे जो टैक्स इनको मिलता है, वेल्थ टैक्स, ये केवल और केवल 25 से 30% पैसा यहाँ से आता है। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, बात करेंगे एक बहुत ही फेमस और साफ सुथरा शहर जो कि सूरत, जो कि आज के गुजरात राज्य में सिचुएटेड है। 1994 की बात करें तो सूरत के अंदर प्लेग बीमारी फैल गई थी और वो जो सूरत था वो उस टाइम पे सबसे डर्टीएस्ट सिटी में से काउंट होता था। अब ये प्लेग क्या है, एक बीमारी है जो कि हवा के जरिए फैलता है। वहीं अब की बात करें तो इंदौर के बाद सूरत जो है ये दूसरा सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है पूरे भारत देश के अंदर। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, सूरत के करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर को छोड़ दिया था गंदगी की वजह से। और आज के टाइम पे चंडीगढ़ के बाद भारत का जो सबसे साफ सुथरा शहर है वो कौन सा है, अपना सूरत है, जो कि गुजरात राज्य के अंदर आता है। देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन यानी कि इनकम, देखेंगे इनकम सोर्स ऑफ रूरल एरियाज। तो बात करेंगे यहाँ पे कलपट्टू, जो कि तमिलनाडु के आसपास स्थित है। इस देश के लगभग 40% से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या हैं, खेतीहर मजदूर है, यानी कि खेत में काम करते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, एक गांव जिसका नाम चिजामी है। अब ये चिजामी क्या है, ये नागालैंड के फेक जिले में है और इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो चखे संघ समुदाय के आते हैं। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे, ये सीढ़ीनुमा खेती यानी कि जमीन, पहाड़ी जमीन को ऐसे काट काट के खेती करते हैं, जो कि पहाड़ में खेती करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सीढ़ीनुमा खेती। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे, ये जो चिजामी लोग हैं इनके पास अपने खेत हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, कलेक्टिवली वर्क को यहाँ पे जो है वो प्रमोट किया जाता है। पॉइंट नंबर 12 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं। यानी कि अगर मान लो कि अगर 5 लोग हैं, 5 परिवार हैं, तो उसमें से प्रत्येक 2 परिवार जो है वो क्या है, खेतीहर मजदूर है। जबकि भारत में केवल 20% ही क्या है, ऐसे किसान हैं जो कि बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, छोटे किसान हैं। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे, बात करेंगे पुदुपेट की। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मछली पकड़कर अपनी आजीविका यानी कि इनकम को चलाते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 14 की, भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। अहमदाबाद में जो सर्वेक्षण हुआ था, सर्वे हुआ था, यहाँ पे वहां पे पाया गया कि जो 12% लोग हैं वो सड़कों पर भी काम करते हैं। पॉइंट नंबर 15 देखेंगे, लेबर चौक क्या है। ये लेबर चौक एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होकर मजदूरी के
विकलन की तलाश में यानी कि काम के लिए वेट करते हैं कि कब इनको काम मिले, ऐसे चौक को हम क्या कहते हैं, लेबर चौक के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 16 देखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये जो मताधिकार है ये समानता के विचार पे बेस्ड है, यानी कि इक्वालिटी पे ये आधारित है। पॉइंट नंबर 17 देखेंगे, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी की बात करेंगे जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये एक दलित हैं और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, खुद के बारे में खुद से लिखना, इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी, जबकि कोई और लिखेगा अगर किसी के जीवन के बारे में तो उसको हम बायोग्राफी कहेंगे। इसमें इन्होंने क्या बताया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन की चर्चा की है। इस जूठन में उन्होंने जो समाज में भेदभाव हो रहे हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है अपनी आत्मकथा जूठन के अंदर, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 18 की, भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है, यानी कि लीगल किया गया है। पॉइंट नंबर 19 देखेंगे, बात करेंगे मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील स्कीम की। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर तमिलनाडु जो था वो फर्स्ट स्टेट था, पहला राज्य था जहां पे मिड डे मील स्कीम यानी कि मध्याह्न स्कूल के अंदर जो बच्चों को खाना दिया जाता है ना अलग अलग राज्यों में, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत तमिलनाडु में की थी और उसके ठीक कुछ सालों बाद, 1-2 सालों के अंदर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत के अंदर इसको लागू करने का आदेश दिया। जब इसको तमिलनाडु में लागू किया गया तो ये पाया गया कि अब बच्चे जो लंच के बाद चले जाते थे घर खाना खाने के लिए, उसके बाद वापस ही नहीं आते थे। लेकिन जब से मिड डे मील मिलना स्टार्ट हुआ तब से बच्चे घर ही जाना बच्चों ने बंद कर दिया, और जब बच्चों ने घर जाना बंद कर दिया तो फिर क्या हुआ कि जो अटेंडेंस है वो फुल हुई, यानी कि पढ़ाई की तरफ ध्यान लोगों का अग्रसर हुआ। पॉइंट नंबर 20 देखेंगे, वर्ष 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इसने क्या किया था, सभी राज्य सरकारों को कह दिया कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अपने सभी सरकारी स्कूल में इस मिड डे मील स्कीम को लागू करो। पॉइंट नंबर 21 देखेंगे, बात करेंगे रोजा पार्क्स, जो कि क्या है, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है। जब ये 1 दिसंबर को काम करके घर वापस आ रही थी, 1955 की कहानी है, तो जब वो अपने बस में बैठी तो उन्होंने एक सीट पे बैठी थी, अब एक गोरा व्यक्ति आया और कहा कि उठ जाओ भाई, ये तुम्हारी सीट नहीं है। उन्होंने क्या किया, रोजा पाक्सा, जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला यानी कि बिलोंग करती थी अफ्रीका से, रहती थी अमेरिका में, इसलिए इसको हम अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। जब उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया, उसी दिन से ये क्या किया गया कि लोगों ने असमानता के लिए आवाज उठाया, जिसको हम सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और यहीं से क्या होता है, लोगों ने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई। पॉइंट नंबर 22 को देखेंगे, 1964 के अंदर जो नागरिक अधिकार अधिनियम आया था उसमें क्या हुआ था, अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करने को निषेध यानी कि मना कर दिया गया था, प्रोहिबिट लगा दिया गया था उस पे। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, ये रोजा पार्क्स, जिसकी अभी हमने स्टोरी जानी थी, जो कि अफ्रीकी और अमेरिकन महिला थी, इन्होंने क्या किया था, विद्रोही प्रतिक्रिया ने, इनकी जो विद्रोही प्रतिक्रिया थी, जो इन्होंने सीट देने से मना कर दिया था, इसी वजह से क्या हुआ था, अमेरिका का इतिहास की दिशा ही बदल गई थी, यानी कि एक बहुत ही आवाज जो है वो बुलंदी के रूप में उठ रही थी। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि हम किसी के साथ भी उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 देयर शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन इज प्रोहिबिटेड। ये आर्टिकल 15 के अनुसार कहा गया है हमारे भारत के संविधान में। बात करेंगे पॉइंट नंबर 25 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 1995 में यानी कि 1995 में ये जो विकलांगता अधिनियम जो है उसको एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि ये जो डिसेबिलिटी एक्ट है इसको 1995 में भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था।
पॉइंट नंबर 26 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों के अंदर ये अपेक्षा रहती है सरकार से कि सरकार क्या करे, उसके हेल्थ के लिए या फिर उसके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि हमारे हेल्थ में सरकार की क्या भूमिका है। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। संसार भर में भारत के अंदर सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा चिकित्सा महाविद्यालय है, यानी कि डॉक्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं और यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में डॉक्टर को तैयार किया जाता है। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करके डॉक्टरेट की यानी कि डॉक्टर की उपाधि लेते हैं, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे, बात करेंगे, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत में करीब 5 लाख लोग यानी कि 5 लाख पर्सन हर साल टीबी, ये जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, इससे लोगों की डेथ हो जाती है। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे, भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, यानी कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री, जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, मेडिसिन का सप्लाई होता है दूसरे देशों में। और यहां से भारी मात्राओं में दवाइयों का क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है, यानी कि बनाने वाला जो है वो चौथे नंबर का है। इसके अलावा यहां से बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों को भेजा भी जाता है। पॉइंट नंबर 30 देखेंगे, संचरणीय बीमारी। संचरणीय का मतलब क्या है, वो बीमारी जो कि क्या करती है, फैलती है, फैलने वाली बीमारी पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। और इन बीमारियों में से 21% क्या होती हैं, जल जनित होती हैं, यानी कि 21% बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि पानी के द्वारा ही फैलती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो हैजा, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, हेपेटाइटिस। इसके अलावा हमने पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने प्लेग के बारे में डिस्कस किया था। ये प्लेग क्या है, वायु जनित रोग है, यानी कि हवा से फैलता है। पॉइंट नंबर 31 की देखें, ग्राम के स्तर पे यानी कि विलेज लेवल पे, गांव में क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पे एक नर्स होती है, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में क्या करते हैं, काम करते हैं। पॉइंट नंबर 32 देखेंगे, सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यूनिसेफ ये दावा करता है, यूनिसेफ है ये इसका लोगो है, जो कि क्या करती है, सभी के हेल्थ की बात करती है। इनके अकॉर्डिंग कि हर साल 20 लाख बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, संक्रमण से मर जाते हैं। पॉइंट नंबर 33 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, वर्ष 1996 में यानी कि 1996 में केरला सरकार ने राज्य में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किए। उन्होंने क्या किया कि पूरे बजट का, जितने उनके स्टेट का बजट है, मान लो 100 रुपए बजट है, तो उस 100 रुपए में से 40 रुपए किसको दे दिए, पंचायतों को दे दिया गया, किसके लिए, खर्च करने के लिए। पॉइंट नंबर 34 देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जगह की बात करेंगे जो कि कोस्टारिका है। अब ये कोस्टारिका कहाँ पे आता है, तो ये दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर आता है और ये साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता है, सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। और इसका कारण क्या है कि उसके संविधान में ही लिखा गया है, क्या डिसीजन लिया इन्होंने कि ये क्या करेंगे, सेना नहीं रखेंगे, यानी कि आर्मी पे ये खर्च नहीं करते। आर्मी से जो पैसा बचता है वो किस पे लगा देते हैं, हेल्थ पे लगा देते हैं। और इसलिए जो देश है ये सबसे ज्यादा सुखी और संपन्न, इसके अलावा सबसे स्वस्थ देश है। पॉइंट नंबर 35 की बात करें, राज्य शासन कैसे काम करता है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, विधायक के नाम से हम इसको जानते हैं। विधायक का चुनाव कौन करता है, जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली जनता क्या करती है, वोट देके इसको चुनती है। पॉइंट नंबर 37 देखेंगे, राज्य का जो प्रमुख होता है, देश का प्रमुख कौन है, देश का प्रमुख है हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। वैसे ही राज्य का प्रमुख कौन है, तो राज्य का प्रमुख जो है वो राज्यपाल, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। और अलग अलग राज्यों के अलग अलग गवर्नर होते हैं और एक राज्य के जो गवर्नर है, एक ही पर्सन एक से ज्यादा स्टेट के गवर्नर भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 38 देखेंगे,
लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य जो हैं वो मंत्रियों व मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा कर सकते हैं। और यही खास बात है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की, जो कि इसको बाकी शासन व्यवस्था से अलग बनाती है। पॉइंट नंबर 39 देखेंगे, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र से होता है। मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है जहां से क्या होंगे, अलग अलग कैंडिडेट खड़े होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 40 की, तो सामोआ द्वीप ये कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक के अंदर में आता है। इसके दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूहों का ही ये भाग है। समोन समाज पे किए गए अनुसंधान की जिगोई के अनुसार 1000 के दशक पे लोकल ये नहीं जाने थे। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे, शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30% से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी केश की सुविधा भी उसको देनी होगी। पॉइंट नंबर 42 की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे कि औरतों ने कैसे अपनी दुनिया बदली, तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि फीमेल है उसको हम चर्चा में लाएंगे। सबसे पहले देखेंगे झारखंड की जो आदिवासी परिवार है यानी कि जो ट्राइबल फैमिली है, यहाँ से क्या है, एक 27 वर्ष की महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी लकड़ा। इसने क्या किया, ये फर्स्ट फीमेल है, कहाँ की? उत्तरी रेलवे की, वह पहली महिला इंजन चालक है। डायग्राम में देख सकते हैं ये लक्ष्मी है जो कि क्या है, उत्तरी रेलवे की यानी कि नॉर्दर्न रेलवे की पहली महिला यानी कि फर्स्ट फीमेल इंजन चालक हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे, बात करेंगे रास सुंदरी देवी की। इनके बारे में क्या खास बात है ये देख सकते हैं। ये रास सुंदरी देवी है, इन्होंने क्या किया था, 60 साल की एज में इन्होंने क्या सीखा था, बांग्ला भाषा सीखी थी। बेंगली, ये बंगाल से बिलोंग करती थी, बांग्ला भाषा इन्होंने सीखा था और इन्होंने सीख के उसके बाद अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम था अमार जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है अमार जीवन, ये किसने लिखा है? रास सुंदरी देवी ने। और ये पहली किताब है जो कि किसी इंडियन फीमेल ने लिखा है। ये भारतीय महिलाओं द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। पॉइंट नंबर 44 देखेंगे, बात करेंगे रमाबाई के। ये कभी स्कूल नहीं गई और इन्होंने अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना सीख लिया। तो ये देखिए कितने लगनशील हैं हमारी यहाँ की महिलाएं। पॉइंट नंबर 45 देखेंगे, फिर रमाबाई ने क्या किया था, 1898 में पुणे यानी कि महाराष्ट्र के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया जहां पे जो विधवा स्त्री होती थी यानी कि जो विडो होती थी, इसके अलावा जो पुअर फीमेल होती थी, इनको क्या दिया जाता था, पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। पॉइंट नंबर 46 देखेंगे, बात करेंगे एक मुस्लिम पर्सनालिटी जो कि रुकैया शेखावत है। देख सकते हैं आप, इन्होंने क्या लिखा था, इनका पूरा नाम है रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने 1905 में सुल्ताना का स्वप्न नामक शीर्षक कहानी लिखी थी, यानी कि इनकी कहानी का नाम क्या है, सुल्ताना का स्वप्न। पॉइंट नंबर 47 देखेंगे, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2006 में बना, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये कब बना, 2006 में बना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या हुआ, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगर क्या होता है, अगर अपनी जो फीमेल है घर में किसी के द्वारा ह्यूमिलेट की जाती है, अगर उनके साथ कोई मारपीट होती है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 यानी कि महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 के तहत उसके ऊपर केस कर सकती है। पॉइंट नंबर 48 देखेंगे, वर्ष 1997 में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश, यानी कि जहां महिलाएं पढ़ती हैं, जहां महिलाएं काम करेंगी, अगर उनके साथ भी अगर कुछ वहां पे गलत होता है तो वहां पे भी क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बात करेंगे पॉइंट नंबर 49 की, हर साल 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर जो कि पंजाब के आसपास वाला एरिया है, जहां पे क्या होते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और क्या होता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होता है।
पॉइंट नंबर 50 देखेंगे, बात करेंगे विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट की। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट ये क्या करती है, हमारा ध्यान अलग अलग प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित, जैसे देखते हैं ना हम टीवी पे, अरे ऐड आ गया, ये वाला शैम्पू अच्छा है या ये वाला क्रीम अच्छा है, तो ये क्या करती है, हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सो एडवर्टाइजमेंट इज अ वे टू अट्रैक्ट देयर कस्टमर्स। इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस यही कवर होते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास के साथ, जिसमें हम कुछ और नई चीजों को डिस्कस करेंगे। आशा है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।